ही नहीं। शर्मा परिवार की हवेली शहर के उस पुराने हिस्से में थी जहां घर बड़े थे पर रिश्ते अब छोटे होते जा रहे थे। घर 4 मंजिला था। ऊपर वाले मंजिल पर बड़े बेटे रवि का परिवार रहता था, नीचे वाले पर छोटे बेटे अरुण का, बीच वाली मंजिल पर बेटियां जब जब आती तब ठहरती, और भूतल पर रहते थे इस घर के मुखिया हरिनारायण शर्मा अपनी पत्नी गोमती के साथ। एक समय था जब इस घर में सुबह की शुरुआत शंख और आरती की आवाजों से होती थी, लेकिन अब दरवाजे बंद रहते थे और दीवारों से टकराकर लौटती थी तानों और आरोपों की गूंज। हरिनारायण जी रिटायर्ड पोस्टमास्टर थे। अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन्होंने एक बात जरूर समझ ली थी, जीवन का सबसे कठिन काम होता है अपने ही परिवार को एकजुट रखना। उनके 2 बेटे रवि और अरुण दोनों अपने अपने व्यापार में व्यस्त थे। रवि पिता के स्वभाव से मिलता जुलता था, जिम्मेदार पर बेहद कठोर। वहीं अरुण भावुक था और जल्द ही किसी भी बात को दिल से लगा लेता था। रवि की पत्नी मीनाक्षी तेज और आत्मनिर्भर थी, जबकि अरुण की पत्नी सुहानी सीधी सादी और सहमी सी दिखती थी। सब कुछ ठीक ठाक चलता अगर अहम नाम का वह अदृश्य राक्षस इस घर के लोगों में घर न कर जाता। समस्या यह नहीं थी कि घर में झगड़े होते थे, समस्या यह थी कि कोई झुकना नहीं चाहता था। किसी को यह स्वीकारना मंजूर नहीं था कि वह गलत हो सकता है। हर कोई सही था और यही वजह थी कि घर अब एक रणभूमि बनता जा रहा था। सबसे पहली बड़ी दरार तब पड़ी जब किचन को लेकर झगड़ा हुआ। सुबह सुबह गोमती देवी ने तय किया कि अब एक ही रसोई में दोनों बहुएं खाना बनाएंगी। उन्हें लगता था कि इससे घर में सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन मीनाक्षी को यह मंजूर नहीं था। उसने कहा, मैं सुहानी के साथ किचन शेयर नहीं कर सकती। जब देखो तब मसाले उल्टे रखे होते हैं और मुझे सफाई सबसे ज्यादा पसंद है। सुहानी ने चुपचाप सुना, लेकिन उसकी आंखें जवाब दे रही थीं। उसने धीमे से कहा, मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक रखने की, लेकिन मैं मशीन नहीं हूँ। रवि को जब पता चला उसने मीनाक्षी का पक्ष लिया। वहीं अरुण सुहानी के साथ खड़ा रहा। इस तरह एक साधारण सी बात ने दोनों भाइयों के बीच दीवार खड़ी कर दी। गोमती देवी परेशान थीं। उन्हें अपने दोनों बेटे प्रिय थे। उन्होंने बहुत समझाया कि बहुएं बहनें जैसी बनकर रहें, लेकिन बात अब उस स्तर पर पहुंच चुकी थी जहां हर कोई बस अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। एक दिन तो हद हो गई जब पूजा के समय दोनों बहुएं एक ही समय पर एक ही थाली लेकर मंदिर में पहुंच गईं। पहले कौन पूजा करेगा, इस बात पर घर में ऐसा संग्राम छिड़ा कि छोटे पोते रोहन की स्कूल बस छूट गई और वह चुपचाप कोने में बैठा रोता रहा। किसी को परवाह नहीं थी कि बच्चा सहम गया है, क्योंकि उस समय हर किसी को सिर्फ अपना अपमान दिखाई दे रहा था। हरिनारायण जी ने एक शाम अपने छोटे भाई विनोद से मिलने का निश्चय किया। वे अपने भाई के पास पहुंचे और कहा, विनोद, मुझे लगता है मैं हार गया। मेरे बच्चे मेरे ही घर को युद्धभूमि बना बैठे हैं। विनोद ने उन्हें समझाया, भाई साहब, जब तक आप खुद एक कड़ा निर्णय नहीं लेंगे तब तक ये हालात नहीं सुधरेंगे। किसी एक को झुकना होगा, और वो आप भी हो सकते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बाकी लोग देख सकें कि झुकना कमजोरी नहीं, समझदारी है। पर यह समझदारी घर के बाकी लोगों तक नहीं पहुंच सकी। अगले ही दिन बात आ गई पैसों पर। रवि ने पिता से कहा, बाबूजी, अरुण की दुकान में हर बार घाटा ही होता है। आपने जो पैसा उसे दिया वो डूब गया और अब मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं उसका घाटा भी भरूं। अरुण भड़क गया, तो क्या अब तुम हिसाब किताब करने लगे हो? भाई हो या बैंकर, मीनाक्षी और सुहानी के बीच भी वही बातें तिल का ताड़ बन गईं। अब बात यहां तक आ गई कि दोनों भाइयों ने घर के अलग अलग हिस्सों में ताले लगवा दिए। अब कोई किसी की रसोई में नहीं जाता, न कोई किसी के बच्चों से बात करता। गोमती देवी ने जब अपने छोटे पोते से पूछा, बेटा रोहन, तू मौसी से क्यों नहीं बोलता? तो वह बोला, दादी, मम्मी ने मना किया है, वो हमारे वाले नहीं हैं। इस जवाब ने गोमती देवी को झकझोर कर रख दिया। क्या अब घरों में रिश्ते वाले वाले होकर रह जाएंगे? क्या बच्चों को यही संस्कार मिलेंगे? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। शर्मा हाउस अब भी वैसा ही खड़ा था, ऊंचा, मजबूत, दिखने में संपन्न, लेकिन भीतर से खोखला। 4 मंजिलों में 4 दुनिया बस चुकी थीं, और हर मंजिल पर एक ही कहानी थी, सब थक चुके हैं, लेकिन झुकने को कोई तैयार नहीं। शर्मा हाउस में अब सुबह का मतलब था तकरार और रात का मतलब था चुप्पी। जब घर के सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी बन जाएं, तो दीवारें भी चीखने लगती हैं। ऐसा ही हाल था इस परिवार का, जहां हर कोई थक चुका था, परेशान था, टूट रहा था, मगर झुकना शब्द जैसे शब्दकोश से गायब हो गया था। हरिनारायण जी की सुबह अब पुराने कैसेट प्लेयर पर भजन सुनते हुए बीतती थी। वो अक्सर दरवाजे पर बैठकर अखबार पढ़ते, लेकिन नजरें बार बार सीढ़ियों की ओर चली जाती, क्या कोई नीचे आएगा? क्या कोई उनके साथ बैठकर चाय पिएगा? लेकिन कोई नहीं आता। गोमती देवी के घुटनों में दर्द बढ़ गया था, पर उनकी तकलीफ से ज्यादा उन्हें इस बात ने तोड़ा था कि उनके बेटे अब एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। एक दिन की बात है, अरुण की बेटी नंदिनी का जन्मदिन था। उसने दादी से कहा, दादी, क्या चाची और भाई लोग आएंगे केक काटने? गोमती देवी चुप रहीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में बहुत कुछ टूट गया। शाम को जब नंदिनी के स्कूल की फ्रेंड्स आईं और सब हंस रहे थे, तब ऊपर की मंजिल से आवाज आई, इतना शोर? क्या घर में किसी को आराम करने का हक नहीं? रवि की आवाज थी, और उसके पीछे मीनाक्षी का तीखा ताना, बर्थडे मनाना है तो होटल में मनाओ, ये घर है, कोई पार्टी हॉल नहीं। इस तानों ने नंदिनी को रुला दिया। वह दौड़ती हुई कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। अरुण फूट पड़ा। वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और रवि से भिड़ गया, बस बहुत हुआ, अब तो बच्चों की खुशी भी खलने लगी है तुम्हें। रवि भी पीछे नहीं हटा। बच्चे तभी खुश होते हैं जब माँ बाप समझदार हों।
तुम अपनी नाकामियां बच्चों पर मत थोपो। तकरार इतनी बढ़ी कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होते होते रह गई। हरिनारायण जी दौड़ते हुए बीच में आए और बोले, अगर तुम दोनों का खून एक नहीं होता तो आज मैं तुम्हें कोर्ट में खड़ा करता। शर्म करो, बच्चों के सामने ये सब करते हो। लेकिन अफसोस, किसी ने उनके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। अब मामला पुलिस तक पहुंचने की कगार पर था। इसी बीच इस घर की बड़ी बेटी सीमा दिल्ली से आई। सीमा शादी के बाद से ही अपने मायके की हालातों से वाकिफ थी, लेकिन इस बार जो उसने देखा वो हैरान कर गया। घर में सन्नाटा, रसोई में 2 ताले, ड्राइंग रूम के 2 हिस्से और हर चेहरा तनाव से भरा हुआ। वह सीधे पिताजी के पास गई और बोली, बाबूजी, यह क्या हो गया है हमारे घर को? हम तो दूसरों के सामने मिसाल थे और आज घर के लोग एक दूसरे से डरते हैं। हरिनारायण जी ने भारी स्वर में कहा, सीमा, घर में सबसे बड़ी समस्या है मैं। हर कोई कहता है मैं सही हूं, कोई नहीं कहता हम। जब से ये मैं घर में घुसा है तब से सब कुछ बिगड़ता गया। सीमा ने तय किया कि अब और नहीं। उसने सबको एक रात डाइनिंग टेबल पर आमंत्रित किया। दोनों बहुएं आईं, दोनों बेटे भी। बच्चों को ऊपर भेज दिया गया। सीमा ने सबके सामने एक कागज रखा, उसमें लिखा था, अगर आप सब अलग अलग रहना चाहते हैं तो यह घर बेच दो और बंटवारा कर लो। लेकिन अगर साथ रहना है तो एक बार एक दूसरे की सुनो। सिर्फ सुनो, जवाब मत दो। मीनाक्षी ने व्यंग्य में कहा, तुम्हें क्या पता सीमा दीदी, तुम तो साल में एक बार आती हो, तुम्हें इस घर की हकीकत नहीं पता। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी, मैं साल में एक बार आती हूँ और हर बार घर और ज्यादा बिखरा हुआ पाती हूँ। शायद इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं दूर से साफ देख पा रही हूँ जो तुम सब पास रहकर भी नहीं देख पा रहे। अगले दिन कुछ नहीं बदला। झगड़े वैसे ही चलते रहे। लेकिन एक बदलाव जरूर हुआ। रोहन ने स्कूल में ड्राइंग बनाकर दी। उसमें एक घर था जिसमें एक बड़ी सी दरार थी और दरार के बीच में लिखा था, मम्मी कहती है चाची बुरी है, चाची कहती है मम्मी झगड़ालू है, तो क्या मैं दोनों को छोड़ दूं? उस ड्राइंग ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। पहली बार किसी ने महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होती, उसकी आंच पूरे परिवार को जलाती है। मगर अहंकार अब भी हावी था। हर कोई सोच रहा था, सही तो मैं हूं, पहले वो माफी मांगे फिर मैं कुछ सोचूंगा। हरिनारायण जी ने फैसला लिया, अब बहुत हुआ। कल से इस घर में सामूहिक भोज होगा, सब एक साथ बैठकर खाएंगे। कोई अलग नहीं बनेगा, कोई अलग नहीं खाएगा। रवि ने कहा, मैं नहीं आऊंगा उस ड्रामे में। मीनाक्षी बोली, मुझे दिखावा पसंद नहीं। अरुण चुप रहा। सुहानी ने सिर झुका लिया। अगले दिन खाने की मेज खाली थी। सिर्फ हरिनारायण जी और गोमती देवी बैठे थे। थालियां बिछी थीं, पर लोग नहीं आए। उस रात पहली बार हरिनारायण जी रोए। एक पिता जो पूरी जिंदगी दूसरों को चिट्ठियां बांटता रहा, आज अपने ही घर में संवाद नहीं बांट पा रहा था। हरिनारायण जी की आंखें अब थक गई थीं और दिल भी। रोज रोज की कड़वाहट, बहसें, ताने, खामोशी और बच्चों के बीच पनपती दूरी ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन फैसले लिए थे, पर यह एक पारिवारिक विफलता उनके जीवन की सबसे बड़ी हार बनती जा रही थी। वे अब सिर्फ सोचते थे, क्यों सब झुकने से डरते हैं? जवाब वही आता, क्योंकि हर कोई खुद को सही समझता है। इन्हीं दिनों उनके पुराने मित्र और रिटायर्ड अध्यापक श्री नीलकंठ त्रिवेदी लखनऊ से मिलने आए। वृद्ध, शांतचित्त और गंभीर व्यक्ति थे वे। आते ही बोले, हरि, अब तो तेरे घर की दीवारें भी बोलने लगी हैं। एक कोने में दुहक बैठा है, दूसरे कोने में घमंड, और इन दोनों के बीच झूलते हैं तुम्हारे मासूम पोते पोतिया। हरिनारायण जी ने आंखों में आंसू ले कहा, त्रिवेदी जी, अब तो हाल ऐसा है कि लगता है इस घर में सब रह रहे हैं पर कोई जी नहीं रहा है। त्रिवेदी जी ने मुस्कुराकर कहा, तो अब किसी को आईना दिखाने का वक्त आ गया है। अगले दिन त्रिवेदी जी ने एक घोषणा की, मैं यहाँ 1 हफ्ते ठहरूंगा और हर शाम इस घर के हर सदस्य के साथ अलग अलग बैठकर बातचीत करूंगा। जो चाहे मुझसे बात करे, मैं जज नहीं हूं, बस सुनूंगा। पहले दिन मीनाक्षी आई। बहुत देर तक चुप बैठी रही, फिर बोली, मैं इस घर में सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ, फिर भी सब मुझे कठोर समझते हैं। मैं अपने परिवार के लिए सही चाहती हूँ, तो क्या गलती कर रही हूँ? त्रिवेदी जी बोले, गलती नहीं है, लेकिन शायद तरीका ऐसा है कि लोग इरादे नहीं देख पा रहे, बस तेवर देख रहे हैं। दूसरे दिन सुहानी आई। आंसू बहाते हुए बोली, मैं तो हमेशा शांत रहती हूँ, लेकिन लोग मेरी चुप्पी को कमजोरी समझते हैं। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है कि कोई मेरी तारीफ करे। त्रिवेदी जी ने धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम चुप रहती हो। लेकिन याद रखना, हर रिश्ता सिर्फ सहने से नहीं, कहने से भी मजबूत होता है। रवि आया तो तर्कों की बौछार ले आया, मैं घर को चलाता हूँ, सबकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। मुझे तो सब इस्तेमाल करते हैं, पर सम्मान कोई नहीं देता। त्रिवेदी जी शांत स्वर में बोले, रवि, जिम्मेदारी उठाना महान बात है, लेकिन दूसरों की कमियां गिनाते रहना तुम्हारी महानता को छोटा कर देता है। अरुण ने पहली बार खुलकर बात की, मैं हमेशा बड़े भैया की छाया में रहा। कभी मेरी बात मानी नहीं गई, हमेशा यही सुनता रहा कि रवि जैसा बनो। मैंने खुद को खो दिया, पर अब और नहीं। त्रिवेदी जी बोले, अपनी पहचान बनाना अच्छी बात है अरुण, लेकिन उसके लिए अपने ही भाई को गिराना कहाँ की समझदारी है। हर शाम के बाद शर्मा हाउस में जैसे कोई हलचल होती थी। कोई किसी से नजरें मिलाने लगा, कोई हाल पूछने लगा। छोटी छोटी बातों का असर बड़ा हो रहा था। नंदिनी और रोहन ने पहली बार एक साथ बैठकर पढ़ाई। माँ, घर में गर्मी बहुत है, चलो सबके लिए आम का पना बनाते हैं। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे।
हफ्ते के आखिरी दिन त्रिवेदी जी ने सबको इकट्ठा किया और एक किस्सा सुनाया। एक गांव में दो भाई रहते थे। दोनों के बीच दीवार थी। दोनों अपने अपने हिस्से को सही मानते थे। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई, सब घर बह गए। बची तो सिर्फ वो दीवार जो दोनों के बीच थी। लोग बोले, इसे देखो, रिश्ते बह गए पर दीवार बची रही। सोचो, क्या यही चाहते हो तुम सब भी, कि एक दिन कुछ बचा रहे तो वो सिर्फ तुम्हारी दीवार हो? इस बात ने सबको चुप कर दिया। पहली बार किसी की आंखें भर आईं मीनाक्षी की। वह उठी और जाकर सुहानी के पास बैठ गई। सुहानी ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। रवि ने अरुण की ओर देखा और पहली बार सिर्फ देखा, घूरा नहीं। अरुण ने गर्दन झुका ली, पहली बार अहंकार से नहीं, सम्मान से। हरिनारायण जी पीछे बैठे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। गोमती देवी ने उनकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, देखा, जो काम हमारे शब्द नहीं कर पाए वो आईने ने कर दिया। त्रिवेदी जी ने जाने से पहले सबको एक आखिरी पत्र दिया। उसमें लिखा था, तर्क करोगे तो जीत हो सकती है, पर झुकोगे तो रिश्ता बचेगा। समझना होगा, जीत कर क्या खो रहे हो और झुक कर क्या पा सकते हो। त्रिवेदी जी की बातें और उनके द्वारा दिखाया गया आईना कुछ समय के लिए ही सही मगर असर कर गया था। शर्मा हाउस में कई वर्षों बाद वो माहौल बनने लगा था जो कभी इसकी पहचान हुआ करता था। एक साथ बैठकर नाश्ता, बच्चों की हंसी की आवाजें और बहुओं के बीच की कड़वाहट में आई नरमी। हालांकि सब ठीक तो नहीं था, लेकिन कुछ बनने की शुरुआत हो चुकी थी। मीनाक्षी और सुहानी अब अलग अलग रसोई की बात कम और साथ मिलकर काम करने की कोशिश ज्यादा करती थीं। मीनाक्षी को अब महसूस हुआ कि सुहानी कोई दुश्मन नहीं थी, बस हालात ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। सुहानी को भी ये समझ में आने लगा कि सिर्फ सहना ही समाधान नहीं, रिश्तों में हिस्सेदारी जरूरी होती है। रवि और अरुण के बीच अब कभी कभार व्यापार की बातें होने लगी थीं। हालांकि वो अभी भी अपनी अपनी राय पर अड़े रहते, लेकिन पहले जैसी तल्खी अब बातचीत में नहीं थी। हरिनारायण जी और गोमती देवी के चेहरे पर धीरे धीरे संतोष लौट रहा था। लेकिन क्या बदलाव इतना आसान होता है? क्या अहंकार एक बार पीछे हटकर हमेशा के लिए चला जाता है? बदलाव की परीक्षा उस दिन शुरू हुई जब अरुण के बेटे रोहन ने गलती से मीनाक्षी की जरूरी फाइल पर पानी गिरा दिया। फाइल में उसके बुटीक के नए कलेक्शन की डिजाइनिंग थी, जिसे लेकर वह क्लाइंट से मिलने वाली थी। मीनाक्षी ने गुस्से में सुहानी से कह दिया, बच्चों को तमीज सिखाओ, पहले हर जगह फैलाते रहते हैं। सुहानी को यह बात बहुत चुभी। उसने शांत स्वर में कहा, गलती रोहन की है, मैं मानती हूं, लेकिन बच्चों से गलती होना स्वाभाविक है, ये कहने का तरीका नहीं था। मीनाक्षी ने पलटकर ताना मारा, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, वरना तुम कब से जवाब देने लगी हो? और वहीं से बात फिर पुराने रास्ते पर चल पड़ी। रवि को जब पता चला, उसने तुरंत अरुण को फोन किया, तुम्हारे बेटे ने मेरी बीवी का नुकसान किया और तुम चुप बैठे हो। अरुण ने तमतमाकर जवाब दिया, अब हर बार तुम्हारी बीवी ही सही कैसे हो सकती है? क्यों न कभी अपने बच्चों को भी तमीज सिखाओ। और एक बार फिर एक छोटी सी घटना ने पुराने स्मों को कुरेद दिया। हरिनारायण जी और गोमती देवी के लिए यह सब एक दुःस्वप्न की तरह था। वे सोच रहे थे कि शायद सब ठीक हो गया है, लेकिन अब समझ आ गया था कि कुछ दरारें सिर्फ छुपाई जा सकती हैं, मिटाई नहीं जाती। तभी अचानक एक और हादसा हुआ। गोमती देवी सीढ़ियों से गिर गईं। किचन में पानी गिरा था और वह फिसल गईं। चोट गहरी थी, पैर की हड्डी टूटी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। उस क्षण घर का सारा झगड़ा जैसे रुक गया। सब एक साथ भागे, मीनाक्षी, सुहानी, रवि, अरुण। पहली बार चारों ने मिलकर कुछ किया और वो था गोमती देवी को बचाने की दौड़। अस्पताल में डॉक्टर्स ने कहा, चोट गहरी है, इन्हें 3 हफ्ते तक पूरा बेड रेस्ट चाहिए और इनका भावनात्मक तनाव भी ज्यादा है। इन्हें घर में प्यार और शांति चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। ये सुनकर पहली बार मीनाक्षी और सुहानी दोनों की आंखें भर आईं। दोनों ने बारी बारी गोमती देवी के हाथ थामे और कहा, मां जी, अब और नहीं, अब सब कुछ ठीक करेंगे। इस बार सच में और उन शब्दों में पहली बार डर नहीं था, इरादा था। घर लौटने के बाद रवि ने अरुण के कंधे पर हाथ रखा, पहली बार सालों में, और कहा, तू दुकान के काम में ध्यान दे। अम्मा की देखभाल मीनाक्षी और मैं मिलकर करेंगे। अरुण ने बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं भाई, हम चारों मिलकर करेंगे। अम्मा सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी हैं। अब हर शाम डाइनिंग टेबल पर सब साथ बैठते। गोमती देवी का बिस्तर वहीं ड्राइंग रूम में लगाया गया था, ताकि सबके बीच रहें। बच्चे उनके पास खेलते, बहुएं दवाई का समय देखती और बेटे उनके माथे पर हाथ फेरते। त्रिवेदी जी ने एक बार कहा था, बदलाव की असली परीक्षा तब होती है जब कोई संकट सामने आता है। झगड़े में इम्तिहान नहीं होता, सेवा में असली नीयत दिखती है। अब शर्मा हाउस सच में बदल रहा था, लेकिन कोई दिखावे से नहीं, बल्कि उस डर से जो सबको एक कर गया था। अगर अब भी नहीं सुधरे तो हमेशा के लिए देर हो जाएगी। 3 हफ्ते बीत चुके थे। गोमती देवी का इलाज चल रहा था, लेकिन सबसे बड़ा इलाज उनके लिए घर का माहौल बन गया था। जिस घर में कभी ताने और तकरार गूंजते थे, अब वहां सहानुभूति और सहयोग की ध्वनि सुनाई देने लगी थी। शर्मा हाउस अब फिर से वो बनता जा रहा था जिसकी कल्पना हरिनारायण जी ने की थी, एक ऐसा घर जहां सब अपने हों, भले मत अलग अलग हों, पर मन जुड़े रहें। मीनाक्षी और सुहानी की जोड़ी अब सचमुच की साझेदार बन चुकी थी। दोनों ने न सिर्फ किचन साझा किया, बल्कि जिम्मेदारियां भी। कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जब भी कोई गलती हो उसे समझाया जाता, दुत्कारा नहीं जाता। रवि और अरुण भी अब एक ही दुकान के साझेदार बन गए थे। उन्होंने 2 शाखाओं को मिलाकर एक नया नाम दिया, शर्मा ब्रदर्स सन्स।
दोनों ने तय किया कि अब वे पारिवारिक मतभेदों को व्यापार में नहीं घुसने देंगे। पहली बार अरुण को रवि ने ग्राहक के सामने गर्व से मेरा छोटा भाई कहा था, और वो शब्द अरुण के लिए पुरस्कार से कम नहीं थे। एक शाम की बात है, सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठे थे। गोमती देवी अब चलने फिरने लगी थीं, लेकिन अभी भी लाठी के सहारे चलती थीं। हरिनारायण जी ने सबको बुलाकर एक पत्र पढ़कर सुनाया। ये घर मैंने और गोमती ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी और मेहनत से बनाया था। हमारा सपना था कि हमारे बाद भी ये घर यूं ही हंसता रहे जैसे हमारी आंखों के सामने हंसता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हमने वो सब देखा जिससे आत्मा तक कांप उठे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे अपने ही बच्चे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और ये घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा बनकर रह जाएगा। पर आज जो देख रहे हैं वो इस पत्र को लिखने का कारण है। तुम सबने दिखाया है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, समझ से भी टिकते हैं। तुमने झुककर वो जीत पाई है जो बहसों से नहीं मिलती। इसके बाद उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, अब मेरी एक आखिरी इच्छा है इस घर को दोबारा एक करने की। जितने भी ताले लगे हैं, जितनी भी दीवारें खड़ी की गई हैं, वो सब हटेंगे। आज से ये घर फिर से एक परिवार का घर होगा, ना ऊपर ना नीचे, बस हमारा। रवि ने उठकर कहा, बाबूजी माफ कीजिएगा, हमने बहुत देर कर दी, लेकिन कम से कम अब सही कर रहे हैं। ये घर हम सबका है और रहेगा भी। अरुण ने भी कहा, मैं वादा करता हूं अब मैं किसी से मुकाबला नहीं करूंगा, बल्कि साथ चलूंगा। मीनाक्षी और सुहानी ने आगे आकर सबके सामने एक थाली रखी, उसमें मिठाई थी। मीनाक्षी ने कहा, आज से हम दोनों मिलकर ये घर चलाएंगी। ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, अब सिर्फ बहनें और कुछ नहीं। उस रात पहली बार पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया। बच्चों ने एक नाटक किया, हमारा परिवार, जिसमें उन्होंने बताया कैसे जब घर के बड़े आपस में लड़ते हैं तो बच्चे सबसे ज्यादा टूटते हैं। नाटक के अंत में रोहन ने जो आखिरी संवाद बोला वह सबकी आंखें नम कर गया। घर वो जगह नहीं जहां सिर्फ लोग रहते हैं, घर वो जगह है जहां लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं। अगर एक दूसरे के लिए न जी सकें तो घर मकान बन जाता है। लेकिन आज मेरा घर फिर से घर बन गया है। अब शर्मा हाउस एक मिसाल बन गया था। आस पड़ोस के लोग कहते, वो जो पहले झगड़ों की आवाज आती थी अब वहां से पूजा की घंटियां और बच्चों की हंसी सुनाई देती है। हरिनारायण जी ने एक बार फिर उस जगह जाकर बैठना शुरू कर दिया जहां से सीढ़ियां सब तरफ जाती थीं। अब जब उनकी नजर ऊपर जाती तो डर नहीं होता था, भरोसा होता था। अब हर मंजिल पर परिवार बसता था, दीवारें नहीं। गोमती देवी, जिनकी आंखों ने कभी टूटते रिश्तों का दर्द देखा था, अब उन्हीं आंखों ने रिश्तों को जोड़ते देखा। और उन्होंने धीरे से हरिनारायण जी से कहा, देखिए जी, झुकने से जो मिला वो सालों की जिद से नहीं मिला। हरिनारायण जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, और यही सबक इस घर को पीढ़ियों तक संभाले रखेगा।